दुनिया भर में जब भी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात आती है तो उसमें भारत का नाम आपको सबसे आगे देखने को मिलेगा। लेकिन कई बार भारत पर इस तरह के आरोप भी लगते हैं, या आप कह सकते हैं भारत के सामने इस तरह की चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं कि भारत इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ नहीं उठा पा रहा है और लगातार भारत की जो आबादी है वो बूढ़ी होती जा रही है। ऐसी कई रिपोर्ट सामने आती हैं। तो अब आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि डेटा क्या बताता है, और इस डेटा के साथ साथ जो बूढ़ी होती आबादी है, जो हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है जो वृद्ध हो रही है, उसकी वजह से हमारे देश पर क्या नुकसान पड़ सकता है। और खासतौर पर आज के इस वीडियो में हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत के डिवाइड के कॉन्टेक्स्ट में भी इस पूरे विवाद को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा टॉपिक है आपका उसी डिवाइड के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा में आया है। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नई वीडियो में। इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर एक बार इस पूरे टॉपिक को अगर आप समझे तो हमारा जो पूरा टॉपिक है आज का, ये यूपीएससी और IAS एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 में अगर आप देखेंगे तो जनसंख्या का टॉपिक आपको एक मिल जाएगा, वहां से आप इस पूरे विषय को जोड़ करके देख सकते हैं। इसको आप जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी के सेगमेंट से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपका एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी यहाँ से निकल करके आता है। चलिए, तो सबसे पहले हमने टॉपिक को देख लिया है। अब एक आप देखें यहाँ पर सबसे पहले खबर जो हमारी है वो ये है कि हाउ शुड साउथ इंडिया डील विद इट्स एजिंग पॉपुलेशन। तो खासतौर पर यहाँ पर इस आर्टिकल में अगर आप देखेंगे तो साउथ इंडिया को लेकर के बातचीत की गई है कि साउथ इंडिया जो है वो वर्तमान समय में दोहरी समस्या से गुजर रहा है। अब दोहरी समस्या किस बात को लेकर के है, तो दोहरी समस्या पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि दोहरी समस्या का मतलब यह है कि एक तरफ तो साउथ इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है, उसमें वृद्धि बहुत कम हो रही है, वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें एजिंग भी आपको देखने को मिल रही है। तो एक तरफ तो पॉपुलेशन कम होने की समस्या है, दूसरा एजिंग की समस्या है। जबकि अगर आप नॉर्थ इंडिया से कंपेयर करते हैं तो नॉर्थ इंडिया की जो समस्या है वो एजिंग की समस्या तो हो सकती है, लेकिन वो पॉपुलेशन की समस्या नहीं है। पॉपुलेशन वहां पर कंपेरेटिवली बेहतर है, वहां पर जो समस्या है वो आपका एजिंग की समस्या है। जबकि साउथ इंडिया की जब आप बात करते हैं तो वो दोहरी समस्या से गुजर रहा है। तो यही पूरा टॉपिक जो है आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना ये है कि अगर आप यूपीएससी या फिर IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, आपकी तैयारी को धार देने के लिए हमारे कुछ कोर्सेज हैं। जैसे अगर आप करोल बाग में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, राजधानी दिल्ली में रहते हैं, तो वहां पर आपका जो हिंदी माध्यम का कोर्स है वो करोल बाग में 13 नवंबर से शुरू हो रहा है। और अगर आप इंदौर में रहते हैं तो यहाँ पर जो GS फाउंडेशन जो बैच है वो 11 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो आप इनमें से किसी भी बैच को जो है ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको सहूलियत लगती है। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन जानकारी चाहिए, ऑनलाइन कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप नंबर नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको और जो है तमाम डिटेल्स प्रदान कर दी जाएंगी। तो चलिए, ये तो हुई हमारे काम की बात। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और खबर को एक बार देख लिया जाए। खबर जो है वो बेसिकली आपका आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उनके एक बयान की वजह से चर्चा में आई है। तो आंध्र प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि कम युवा आबादी के मुद्दे को संबोधित करने के लिए जल्द ही राज्य सरकार जो है वो परिवारों को प्रोत्साहन देने के लिए एक कानून लेकर के आने वाली है। तो ये बेसिकली यहाँ पर एक जो आप कह सकते हैं बयान, एक आप कह सकते हैं वादा आपको देखने को मिला है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में कम प्रजनन दर के कारण आबादी वृद्ध हो रही है, जो भविष्य में उत्तर भारत को भी प्रभावित कर सकती है। यानी कि उनका ये कहना है कि ये समस्या केवल दक्षिण भारत की नहीं है, ये समस्या पूरे भारत की है। तो उत्तर भारत को ऐसा नहीं कि उत्तर भारत इस समस्या से बचा हुआ है। उनका ये कहना है कि हमें इस पूरी समस्या पर नए सिरे से ध्यान देना चाहिए। ये केवल दक्षिण की समस्या नहीं है, बल्कि ये उत्तर की भी समस्या है। उत्तर को भी यहाँ पर जो है सही ढंग से इस पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा दक्षिण भारत को डर है, यानी कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनके बीच में डर मौजूद है कि अगर उनकी आबादी बहुत कम हो जाती है तो जो आपकी जो संसद है वहां पर उनका रिप्रेजेंटेशन भी कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बात करते हैं संसद की, तो संसद में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किसी राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। जैसे अगर कोई छोटा राज्य है जिसकी आबादी कम है तो वहां पर उस राज्य को जो है जो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा राज्यसभा में अगर आप देखें, लोकसभा में अगर आप देखें तो रिप्रेजेंटेशन कम होता है। अगर कोई बड़ा राज्य है जिसकी आबादी ज्यादा है तो उसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होता है। तो यही उनके बीच में सबसे ज्यादा डर है कि अगर उनकी पॉपुलेशन कम होती है तो यहां पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारतीय संसद में उनका रिप्रेजेंटेशन जो है कम हो सकता है। और इसी डर की वजह से जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मजाक में एक बार ये कहा था कि भारत में जो है बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने का जो है पॉलिसी लेकर के आनी चाहिए। उन्होंने जो एक नंबर भी दिया था, 16 बच्चों का टारगेट जो है यहाँ पर दिया था। हालांकि ये बयान जो है पूरी तरह से मजाक में दिया गया था,
लेकिन ये पूरा बयान दिखाता है कि किस तरह से हमारे देश में एक नए सिरे से पॉलिसी को डिजाइन करने की जो समस्या है वो समस्या पैदा हो रही है। तो ये ओवरऑल सबसे पहले हमने यहाँ पर इस पूरे टॉपिक में खबर को देखा। अब भारत में जनसंख्या वृद्धि के ट्रेंड क्या रहे हैं, उन ट्रेंड पर अगर आप नजर डालें तो सबसे पहले ओवरऑल अगर आप जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो भारत में अनुमान यह है कि 2011 से 2036 के बीच में भारत की जनसंख्या में 31.1 करोड़ की वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें से लगभग आधी आबादी जो है वो आपका बिहार से होने वाली है, यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से होने वाली है। इसमें भी आपको अधिकांश राज्य उत्तर भारत के देखने को मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पर, और इसमें आप देखेंगे दक्षिण भारत का एक भी राज्य नहीं, अगर आप महाराष्ट्र को दक्षिण का मानते हैं तो आप मान सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र को अधिकतर दक्षिण का नहीं माना जाता है, तो दक्षिण का एक भी राज्य यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। अब इस ये तो हमने ओवरऑल जनसंख्या की बात करी कि भारत की जो जनसंख्या है वो 2011 से 2036 के बीच में 31 करोड़ के आसपास बढ़ने वाली है। अब वृद्ध जनसंख्या की अगर आप बात करें तो रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में बेसिकली वृद्ध जो जनसंख्या है यानी कि 60 वर्ष से अधिक आयु की जो लोगों की जो संख्या है वो भी बढ़ने वाली है। कितनी बढ़ने वाली है? तो 2000 में जो हमारे देश में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या थी वो तकरीबन आपका 10 करोड़ के आसपास थी, जो कि 2036 में बढ़ करके 23 करोड़ के आसपास होने वाली है, जो कि आपका कुल जनसंख्या में उनकी संख्या को जो है तकरीबन आपका 14.9% के आसपास ये पहुंच सकता है। तो जनसंख्या आपका जो वृद्ध लोगों की जनसंख्या है वो भारत में बढ़ने वाली है। अब दक्षिणी भारत के योगदान की अगर आप बात करें तो 2011 से 36 के बीच में भारत की कुल जनसंख्या कितनी बढ़ेगी? 31 करोड़ के आसपास बढ़ेगी, जबकि जो दक्षिण भारत की जनसंख्या है यानी कुल जनसंख्या में जितनी भी बढ़ोतरी होगी उसमें दक्षिण भारत का योगदान मात्र 9% रहने वाला है। केवल 9% योगदान आपका दक्षिण भारत का होगा, यानी कि तकरीबन 2.9 करोड़ के आसपास। तो आप देखेंगे कि ट्रेंड यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। ट्रेंड को अगर आप थोड़ा सा समझें तो यह है कि बेसिकली आपका भारत ओवरऑल अगर आप देखें, ओवरऑल भारत में क्या है, ओवरऑल आपका अगर आप इसको पॉपुलेशन का ग्राफ माने तो ओवरऑल आपका भारत में जो उत्तर भारत है, जो नॉर्थ इंडिया है, वहां पर पॉपुलेशन बहुत बढ़ने वाली है, जबकि साउथ इंडिया में पॉपुलेशन आपको बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। और दूसरी समस्या क्या है, अब यहां पर आप क्या कह सकते हैं कि आपका जो दक्षिण भारत है वो दोहरी समस्या से गुजर रहा है। कौन सी दोहरी समस्या? एक तरफ दोहरी समस्या इनकी यह है कि एक तरफ तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो वृद्ध हो रही है, एजिंग की समस्या इनके साथ मौजूद है, दूसरी इनकी लो पॉपुलेशन भी है, वो भी एक बड़ी समस्या है, जबकि उत्तर भारत के साथ ये समस्या नहीं है। उत्तर भारत के साथ केवल एजिंग की समस्या ही आपको देखने को मिलेगी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की समस्या उत्तर भारत में नहीं है। तो ये ओवरऑल यहां पर सिनेरियो आपको जो दोहरी समस्या है, ये समस्या यहां पर आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेगी कि एक तरफ जनसंख्या वृद्ध हो रही है, वहीं जनसंख्या में वृद्धि भी बहुत ज्यादा कम है। अब ये जो दोहरी समस्या है, इस दोहरी समस्या का प्रभाव दक्षिण भारत पर किस तरह से रहने वाला है, अगर उसको आप देखें तो वृद्ध जनसंख्या का प्रभाव क्या होगा? सबसे पहले अगर किसी देश में, अगर किसी राज्य में जनसंख्या बूढ़ी होती है, वृद्ध होती है, तो इसकी वजह से वहां पर बेसिकली आपका जो निर्भरता अनुपात है यानी कि जो डिपेंडेंसी रेशो है, आप देखेंगे एक परिवार में अगर आप मान के चले कि 6 लोग मौजूद हैं, 6 लोगों में से आपके 2 लोग जो हैं वो आपका उस उम्र में है जहां पर वो कमा सकते हैं, 2 लोग आपके बच्चे हैं और 2 लोग आपके बूढ़े हैं। तो अब ये जो 4 लोग हैं ये बेसिकली यहां पर जो है आपका डिपेंडेंट है किसी दूसरे व्यक्ति पर। तो अब यहां पर डिपेंडेंट रेशो जब बढ़ता है वो किसी सोसाइटी पर जो है बहुत खर्च का दबाव बनाता है। तो यहां पर स्वास्थ्य और सामाजिक खर्च जो है वो आपकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। सरकार को और ज्यादा संसाधन जो है वो स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर पर खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आपकी परिवार में जो वृद्ध लोगों की जो संख्या है वो बढ़ेगी तो उनकी हॉस्पिटल की जो नीड रहती है वो भी बढ़ेगी। तो सरकार को हॉस्पिटल्स पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, सरकार को सोशल सिक्योरिटी स्कीम पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अभी आपको याद होगा सरकार की ओर से घोषणा की गई थी जहां पर जो आयुष्मान भारत योजना है, आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ने जो 60 या फिर 80 वर्ष से ऊपर के जो लोग थे उनको भी शामिल कर लिया था। तो ये एक बड़ा स्टेप था, ये इसी वजह से था क्योंकि भारत में अब बेसिकली जो वृद्ध लोगों की जो जरूरतें हैं वो जरूरतें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो सबसे पहले अगर आपके देश में जनसंख्या जो है वो एजिंग होती है, जनसंख्या में आपको एजिंग देखने को मिलती है, तो ये बेसिकली आपका संसाधन जो है और ज्यादा मांग करता है, तो संसाधनों की और ज्यादा जरूरत होती है
और दूसरी जो समस्या है दक्षिण भारत की है वो है छोटी जनसंख्या। और छोटी जनसंख्या का प्रभाव ये होगा कि उनका लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व आता है वो प्रतिनिधित्व और ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये दो समस्याएं आपका दक्षिण भारत में वर्तमान समय में मौजूद हैं। तो दक्षिण भारत की चिंताओं की हमने बात की। अब यहां पर बेसिकली आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप बात करते हैं तो प्रजनन को बढ़ाने के लिए क्या क्या पॉलिसीज काम की गई हैं, क्या क्या पॉलिसीज इस्तेमाल की गई हैं, उनकी अगर आप बात करें, उनकी प्रभावशीलता की बात करें, तो दुनिया में बहुत सारे देशों ने इस तरह की पॉलिसीज को अपनाया है। जैसे अगर आप देखें, जापान हो गया, चीन हो गया, कोरिया हो गया, इन बहुत सारे देशों ने अपने क्षेत्राधिकार में जनसंख्या को बढ़ाने के लिए पॉलिसीज को अपनाया है, लेकिन ये पॉलिसीज बहुत ज्यादा सफल साबित नहीं हुई हैं। आप चाइना की बात करें तो चाइना में बेसिकली यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है कि वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाएं, लेकिन अब वहां पर जनसंख्या को बढ़ाना बहुत कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा एक मॉडल है आपका स्कैंडिनेवियन मॉडल। तो स्कैंडिनेवियन मॉडल में बेसिकली आपका परिवार और बच्चों के समर्थन के उपायों से प्रजनन दर में भारी गिरावट को रोकने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर ये जो स्कैंडिनेवियन मॉडल है, ये मॉडल हमें बताता है कि केवल आप फाइनेंशियल सपोर्ट दे करके यहाँ पर सुधार नहीं कर सकते हैं। तो भारत के मामले की अगर आप बात करें, भारत के मामले में बहुत सारे विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अब क्योंकि भारत में जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ रहा है, और किसी भी देश में अगर आप देखेंगे वहां पर जब लिटरेसी रेट बढ़ता है, जब लोगों में शिक्षा आती है, तो वहां पर पॉपुलेशन कम होना जो है एक सामान्य फिनोमिना माना जाता है, क्योंकि लोग फिर वहां पर बहुत ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर भारत के साथ मौजूद है। ये कुछ हमने अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों की बात की। अब भारत किस तरह के उपाय अपना सकता है, उन उपायों को जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, एक मॉडल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है अमेरिकी मॉडल। अब अमेरिकी मॉडल क्या होता है? तो अमेरिकी मॉडल के तहत बेसिकली आपका जो आपका आर्थिक विकास और जो जनसंख्या है उसको संतुलित करने के लिए प्रवासन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आप एक एग्जांपल के तौर पर इसको समझें कि प्रवासन को यूज कैसे किया जाता है, तो अब होता क्या है कि जैसे अगर आप ये देखें, ये अमेरिकन स्टेट है, मान लीजिए अमेरिका में 3 स्टेट हैं, या फिर आप कह सकते हैं अमेरिका में मान लीजिए आपके 6 स्टेट हैं। 6 स्टेट में से इनकी आबादी अलग अलग है। मान लीजिए यहाँ 100 लोग रहते हैं, यहाँ पर जो है 10 लोग रहते हैं, यहाँ पर 200 लोग रहते हैं, यहाँ पर आपके जो है 10 लोग रहते हैं या 20 लोग रहते हैं, यहाँ पर आपके 300 लोग रहते हैं, यहाँ पर आपके 50 लोग रहते हैं। तो अब देखेंगे आप, तो अलग अलग राज्य में आपको जो है असंतुलन देखने को मिलेगा। तो अमेरिका का मॉडल क्या रहा कि उन्होंने जैसे यहाँ पर 100 राज्य हैं, 100 लोग रहते हैं, इसमें से कुछ लोगों को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, यहाँ 300 लोग रहते हैं, इसमें से कुछ लोगों को यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, प्रवासन कर दिया गया, माइग्रेशन कर दिया गया। यहाँ 200 लोग हैं, इसमें से कुछ लोगों को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये जो आपका प्रवासन का मॉडल है, इसको अमेरिकी मॉडल कहा जाता है। और इसी मॉडल को इस्तेमाल करने की बात जो है वो भारत के लिए बताई जा रही है, जहां पर आंतरिक प्रवासन को इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत, जैसे हमने अमेरिका को 6 हिस्सों में डिवाइड किया, आप भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। भारत को आप कह सकते हैं, एक है आपका उत्तर भारत और एक है आपका दक्षिण भारत, यानी कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया में जो है आबादी आपकी ज्यादा है, तो यहां से हम लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो नॉर्थ इंडिया से निकल करके साउथ इंडिया की तरफ जाएं, वहां पर रहें, ताकि आबादी को बैलेंस किया जा सके। ये एक अच्छा उपाय जो है भारत के लिए बताया जा रहा है, जिसको आप जो है इंटरनल माइग्रेशन मॉडल जो है कह सकते हैं। इस मॉडल को भारत के लिए पेश किया जा रहा है। इसके अलावा कई विशेषज्ञों का सुझाव यह है कि भारत को अपनी प्रजनन दर बढ़ाने की बजाय श्रमिकों की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। यानी कि कई लोगों का यह कहना है कि जो एजिंग की पॉपुलेशन जो समस्या है, वो समस्या आप दूर नहीं कर सकते हैं। वो जब कोई सोसाइटी डेवलप होती है, जब कोई समाज डेवलप होता है, तो वो समस्या आपको अपने आप ही देखने को मिलती है। तो उनका सुझाव ये है कि भारत सरकार को इस समस्या के बजाय अपने लोगों को स्किल करने पर जोर देना चाहिए, ताकि हमारे पास अभी वर्तमान समय में 2047 तक कहा जाता है कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड मौजूद है। तो ये सुझाव ये है कि अभी हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उस डिविडेंड का लाभ उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बेसिकली यहां पर जो है हमें कौशल पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी आबादी को बढ़ाएं। वो एक बेहतर उपाय नहीं है, बल्कि हमें अपने कौशल पर ध्यान देना चाहिए, स्किल पर ध्यान देना चाहिए। तो ये ओवरऑल यहाँ पर कुछ उपायों की हमने बात की। अब अंत में आपके लिए एक सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल हमारा है कि भारत के दक्षिण राज्यों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना में उत्तर भारतीय राज्यों में अधिक जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है? ऑप्शन ए है आपका उत्तर भारतीय राज्यों में उच्च प्रजनन दर, ऑप्शन बी है दक्षिण राज्यों में अधिक प्रवासन, ऑप्शन सी है दक्षिण राज्यों में अधिक आर्थिक विकास, ऑप्शन डी है उत्तर भारतीय राज्यों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थोड़ा सा इस सवाल पे सोचिएगा, आसानी से आप इस सवाल के जवाब को खोज सकते हैं।
इसी नोट के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।